हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 46। एक कस्टमर। ऋषभ के हाथ धीरे धीरे अभय की पीठ पर घूम रहे थे। हर स्पर्श एक नई आग की लौ जला रहा था। अभय के शरीर में एक अदृश्य युद्ध छिड़ गया था। दर्द और आनंद दोनों ही एक साथ मौजूद थे। वह चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके होंठ कसकर बंद थे। वही हाल कुछ ऋषभ का था। उसे भी अपने अंदर कुछ जकड़ता सा महसूस हो रहा था। वो कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, पर सच तो ये था, धीरे धीरे अभय उसके दिल में अपने लिए जगह बना रहा था। अभय के टच से उसे काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा था। कुछ देर मसाज करने के बाद ऋषभ अभय से दूर होता है और उससे पूछता है, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपका दर्द कुछ कम हुआ? दर्द? कौन सा दर्द? ऋषभ हैरानी से अभय को देखता है। आपकी पीठ का दर्द? ओह हाँ, अब थोड़ा ठीक है। तुमने इतनी मसाज की, मैं तो बिल्कुल दर्द को भूल ही गया था। सच तो ये था, अभय को कभी दर्द हुआ ही नहीं था। वो तो अपने भोली बीवी को बेवकूफ बना उससे सेवा करवा रहा है। अब वो बेचारा भी क्या करे। उसकी बीवी सीधे सीधे तो उसे अपने करीब नहीं आने देता है, तो उसे ये आड़े टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता है उसके करीब जाने के लिए। बीवी, क्या मसाज करते हो? तुम्हें तो मसाज करने की जॉब करनी चाहिए। एक काम करो, तुम अपना मसाज सेंटर खोल लो। हाँ, पर उस मसाज सेंटर में एक ही कस्टमर आएगा और वो हूं मैं। तुम्हें सिर्फ मेरी मसाज करनी होगी। ये सुन ऋषभ का मुंह बन जाता है। ये क्या बात हुई? एक कस्टमर से मेरा क्या होगा? उससे तो सेंटर का बिल नहीं नहीं भरा जा सकता। बीवी, तुम्हारा वो कस्टमर बहुत अमीर है। वो तुम्हें एक मसाज के पूरे 2 लाख रुपए देगा। पर सिर्फ एक कस्टमर? तो तुम्हें क्या कस्टमर की फौज चाहिए? नहीं, कम से कम 10-12 तो होने चाहिए। एक ही शक्ल रोज रोज देख बोर नहीं हो जाऊंगा। कुछ नयापन भी तो चाहिए होता है ना। ऋषभ की बात सुन अभय के अंदर का जल कुकड़ा पति जाग जाता है। कान खोल कर सुन लो बीवी, यही शक्ल अब तुम्हें जिंदगी भर देखनी है। अब तुम्हें अच्छी लगे या बुरी, और खबरदार अगर फिर कभी तुमने मेरे अलावा किसी और आदमी को देखने की बात की तो। और जब तुम्हारे सामने इतना हैंडसम हॉट स्मार्ट आदमी बैठा है, तो तुम्हें किसी और को देखने की क्या जरूरत है? ये बात तो मैं भी आपसे भी बोल सकता हूँ। जब आपके सामने इतना अच्छा प्यारा होशियार समझदार ज्ञानी बीवी बैठी है, तो आपको भी क्या जरूरत है उस करीना को ताड़ने की? ऋषभ की बात सुन अभय के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान खिल जाती है। हम ये बीवी खूबसूरत भी है, हॉट भी है, प्यारी भी है, पर ये बीवी मुझे खुद के करीब नहीं आने देती, और गलती से उसे किश कर दो तो धक्का मार बेड पर से भी गिरा देती है। अभय नाराजगी से कहता है, अरे आप अब तक उस बात को पकड़ कर बैठे हो। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो तो बस हीट ऑफ द मोमेंट हो गया था, और बदले में मैंने आपकी मसाज कर उसका प्रायश्चित भी कर दिया है। अब आपका नाराज होने का कोई मतलब नहीं बनता है, और अगर अब भी आप नाराज हो तो आप राय का पहाड़ बना रहे हो। और बीवी, तुम पहाड़ की राय बना रहे हो। बात इतनी भी छोटी नहीं थी। कोई अपने इकलौते पति के साथ ऐसा व्यवहार करता है? हाँ, अगर 2-4 पति हो तो मान लिया जाए फालतू है। एक आध को पिट भी दिया तो क्या ही हो जाएगा, लेकिन मैं तो तुम्हारा इकलौता पति हूँ। अगर मेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाती तो, और कहीं मैं अपाहिज हो जाता तो, और अगर मैं अपाहिज हो जाता तो तुम्हें ही मेरे सारे काम करने पड़ते। मुझे निहालना खिलाना सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ता। इसलिए अगली बार ध्यान रखना। तो आप भी मुझे अचानक से किश मत कर देना। शुक्र है आज हम बेड पर थे, बालकनी में नहीं, वरना अभी तो बेड पर से ही गिरे हो, तब तो सीधा छत से नीचे गिरते। इसलिए बोल रहा हूँ, अगली बार किश करने से पहले सोच लेना, कब क्या हो जाए किसे पता। ऋषभ गंभीर होकर कहता है। ऋषभ की बात बात नहीं थी, वो सीधा अभय के लिए धमकी थी। वो इनडायरेक्टली अभय को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर अगली बार उसने ऐसी कोई हरकत की तो इसमें कुछ बड़ा और खतरनाक कर सकता है। बीवी, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अभय आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ। मेरी कहा इतनी हिम्मत जो मैं अपने इकलौते पति को धमका सकूं? तुम मुझे ताना मार रहे हो? अभय आंखें छोटी कर कर कहता है।
नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। बोलने पर टैक्स थोड़ी ना लगता है। हाँ, पर ज्यादा बोलने पर सजा जरूर मिलती है। अभय गंभीर होकर कहता है। ये सुन ऋषभ एकदम शांत हो जाता है। अभय को धक्का दे पहले ही उसने बड़ी गड़बड़ कर दी थी, अब वो उसे और नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। दिन का टाइम हो रहा है, हमें चलना चाहिए। ऋषभ बात को पलटते हुए कहता है। अभय हाँ में सर हिलाता है और अपने कपड़े पहनता है। अभय के कपड़े पहनते ही वो ऋषभ का हाथ पकड़ लेता है। क्या बार बार हाथ पकड़ना जरूरी है? ऋषभ धीरे से बोलता है। बहुत जरूरी है तुम्हारा हाथ पकड़, मैं सबको ये एहसास कराना चाहता हूँ कि तुम अब मेरे हो, कोई तुम पर अपनी गंदी नजर डालने की ना सोचे। अभय ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है। पर अभी तो हम घर पर है ना, यहाँ तो कोई गंदी नजर डालने वाला नहीं है, यहाँ तो बस मेरी फैमिली है, फिर यहाँ क्यों? मैं तुम्हारी फैमिली को इस बात का एहसास करवाना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। अभय छोटी सी मुस्कान के साथ कहता है। ऋषभ सर हिला देता है और अभय के साथ आगे बढ़ जाता है। राशि और सुहाना ने ऋषभ के लिए खूबसूरत टेबल सजा रखी थी। ना चाहते हुए भी उन दोनों को ये ड्रामा करना पड़ रहा था, वो अभय से पंगा नहीं ले सकते थे। अभय और ऋषभ ने जैसे ही डाइनिंग रूम में प्रवेश किया, राशि ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषभ बेटा, आ जाओ। आज मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंदीद का बनाया है। राशि की बात सुन ऋषभ थोड़ा असहज लग रहा था। उसने अभय की ओर देखा, जो मुस्कुरा रहा था। राशि को ऋषभ की पसंद के बारे में कुछ नहीं पता था, तो कैसे उसने उसकी पसंद का खाना बना दिया? ये सवाल बार बार ऋषभ को परेशान कर रहा था। अभय ऋषभ के लिए कुर्सी खींचता है। ये देख सुहाना जलकर राख हो जाती है, अगर आज ऋषभ ना होता तो उस जगह वो होती है। ऋषभ के बैठने के बाद अभय भी उसके बगल में आकर बैठ जाता है। सुहाना ठंडी नजरों से ऋषभ को देख रही थी। ऋषभ पर इस वक्त उसकी इन नजरों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था, उसका पति भी उसके साथ था। भले ही वो कैसा भी हो, पर ऋषभ को उस पर पूरा ट्रस्ट था, वो उसे कुछ नहीं होने देगा। राशि एक फीमेल सर्वेंट को खाना लाने का ऑर्डर देती है। सर्वेंट एक एक कर सारी डिशेस लेकर आ रही थी। वो जैसे जैसे डिशेस ला रही थी, ऋषभ की आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी। वो सब वही खाना ला रही थी जो ऋषभ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और ज्यादातर खाने से तो उसे एलर्जी भी थी। ऋषभ के एक्सप्रेशन देख राशि के होठों पर टेढ़ी मुस्कान खिल जाती है। ऋषभ को क्या पसंद था उसे ये तो नहीं पता था, पर ऋषभ को किस खाने से प्रॉब्लम होती है ये उसे बहुत अच्छे से पता था। अभय ने सुहाना की ओर देखा और कहा, सुहाना, तुमने भी टेबल काफी अच्छा सजाया है। टेबल सजाने में तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा लग रहा है। तुम यही काम क्यों नहीं कर लेती? अभय सुहाना का मजाक उड़ाते हुए कहता है। सुहाना कुछ नहीं बोलती, बस नकली मुस्कान होठों पर सजा लेती है। खाना आ चुका था और ऋषभ की घबराहट बढ़ गई थी। सुहाना ने ऋषभ को चम्मच देते हुए कहा, जल्दी खाओ, वरना ठंडा हो जाएगा। सुहाना के चेहरे पर कातिल मुस्कान थी। ऋषभ ने हिचकिचाते हुए थोड़ा सा खाना खाया और फिर चम्मच रख दिया। अभय ने पूछा, क्या हुआ ऋषभ, कुछ पसंद नहीं आया? ऋषभ ने कहा, नहीं, सब अच्छा है। अभय उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख समझ गया था, खाने में कुछ तो ऐसा है जिस वजह से ऋषभ खाना नहीं खा रहा। अभय ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और याद किया उस दिन ऋषभ ने रेस्टोरेंट में सबसे पहले क्या ऑर्डर किया था। दाल बाटी चूरमा। उस दिन यही सबसे पहले ऋषभ ने ऑर्डर किया था, और इसे खाते वक्त भी वो काफी खुश नजर आ रहा था। अभय राशि की तरफ देखता है। सासू माँ, आपने तो सारा खाना मेरी बीवी की पसंद का बना दिया, अब मेरा क्या? मेरा दाल बाटी चूरमा खाने का मन कर रहा है, तो आप मेरे लिए वो बना दीजिए, और हाँ, मीठा थोड़ा ज्यादा, मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। उस दिन रेस्टोरेंट में ऋषभ ने वेटर से स्पेशली एक्स्ट्रा मीठा डालने को कहा था। अभय को सब याद था। एपिसोड 47 किश किया है तो अब एक चम्मच से भी खा सकते हैं। अभय ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और याद किया उस दिन ऋषभ ने रेस्टोरेंट में सबसे पहले क्या ऑर्डर किया था।
दाल बाटी चूरमा उस दिन यही सबसे पहले ऋषभ ने ऑर्डर किया था और इसे खाते वक्त भी वो काफी खुश नजर आ रहा था। अभय राशि की तरफ देखता है। सासू माँ, आपने तो सारा खाना मेरी बीवी की पसंद का बना दिया, अब मेरा क्या? मेरा दाल बाटी चूरमा खाने का मन कर रहा है तो आप मेरे लिए वो बना दीजिए, और हाँ, मीठा थोड़ा ज्यादा, मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। उस दिन रेस्टोरेंट में ऋषभ ने वेटर से स्पेशली एक्स्ट्रा मीठा डालने को कहा था। अभय को सब याद था। सासू माँ, थोड़ा जल्दी बनाना, मुझे में ज्यादा सब्र नहीं है। हाँ बेटा, जल्दी बनाकर लाती हूँ, राशि नकली मुस्कान के साथ कहती है। अभय सुहाना की तरफ देखता है। सुहाना, तुम भी उनकी मदद कर दो, काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये सुन सुहाना की गुस्से से मुठिया कस जाती है। आज तक कभी उसने किचन में कदम नहीं रखा था। सुहाना को ना चाहते हुए भी हाँ बोलनी पड़ती है। सुहाना और राशि किचन में चले जाते हैं। ऋषभ को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। वो जानता था सुहाना को किचन में खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किचन का नाम सुनते ही वो चिढ़ जाती थी। ऋषभ अभय की तरफ देखता है। आपने उन्हें क्यों दोबारा खाने को बनाने के लिए बोला? पहले ही उन्होंने इतना कुछ बना दिया था। क्या फायदा हुआ इतना कुछ बनाने का जब तुम कुछ पसंद ही नहीं आ रहा? अभय ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है। मुझे भूख नहीं है, इसलिए मैं नहीं खा रहा। ये सुन अभय की भौहें सिकुड़ जाती है। अच्छा, ऐसा क्या खाया था तुमने लंच में जो तुम्हें भूख नहीं लग रही? ये सुन ऋषभ एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि उसने मुंह दिखाए वाले तमाशे की वजह से कुछ खाया ही नहीं था। वही सुहाना गुस्से से किचन में तोड़ा फोड़ी मचा रही थी। वो तो किचन साउंड प्रूफ था, इस वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। शांत हो जाओ सुहाना, अगर उस अभय ने सुन लिया तो फालतू में नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। राशि दरवाजे की तरफ देखते हुए कहती है। कैसे शांत हो जाओ मॉम, उस आदमी ने मुझे अपने ही घर में नौकर बना दिया है और वो ऋषभ राजा की तरह बैठा है। मैं एक पल के लिए अभय के लिए खाना बना सकती हूँ, पर उस ऋषभ के लिए नहीं। आई जस्ट हेट हिम, उसने सब कुछ छीन लिया मुझसे, मैं उसकी जान ले लूंगी। ये कहते कहते सुहाना की आंखें एकदम लाल हो गई थी। कंट्रोल सुहाना, कंट्रोल, अभय बाहर ही है। अगर गलती से उसने ये सुन लिया ना तो तुम्हें और मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देगा। भूल गई कैसे उसने शादी वाले दिन तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी? राशि की बात सुहाना एकदम से डर से कांप उठती है। वो पल याद कर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब तक अभय यहाँ है उस लड़के से कुछ भी ना कहो तो बेहतर रहेगा। अभय उसके लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस नजर आ रहा है। मॉम, आपको नहीं पता मेरे लिए कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो रहा है। जब वो लड़का मेरी आंखों के सामने आता है मेरा मन करता है उसका गला दबा दूं। किसका गला दबाने की बात हो रही है? पीछे से अभय की ठंडी आवाज उनके कान में सुनाई पड़ती है। आवाज सुन राशि के हाथ से आटे का डब्बा छूटकर नीचे गिर जाता है। वही सुहाना तो बर्फ की तरह जम गई थी। किसका गला दबाने की बात हो रही है साली साहिबा? अभय उनके पास आते हुए कहता है। सुहाना तो बुरी तरह घबरा गई थी, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। अरे बेटा, सुहाना अपनी दोस्त के बारे में बोल रही थी। उसकी दोस्त की शादी हो रही है और उसने उसे शादी के एक दिन पहले फोन कर कर इनविटेशन दिया है। सुहाना को उस पर गुस्सा आ रहा था तो उसने ऐसे ही नाटक करते हुए बोल दिया। दोस्तों के बीच तो ये सब कॉमन होता ही है ना? राशि फेक स्माइल के साथ कहती है। ओह, वैसे बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बस देखने आ गया। वैसे आपने अब तक खाना बनाना शुरू क्यों नहीं किया? वो बेटा, आटे का डब्बा थोड़ा पीछे रखा था तो उसे निकालने में टाइम लग गया। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है तो जल्दी से खाना बनाना शुरू कीजिए, मेरी भूख बढ़ती जा रही है। हाँ हाँ बेटा, बस कुछ देर और इंतजार करो, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। तुम बाहर जाकर बैठो, मैं बस 20 मिनट में सब बनाकर लाती हूँ। सासू माँ, मुझे दाल बाटी की रेसिपी देखनी है, इसलिए मैं यही बैठकर सब देखूंगा। आई होप आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तो थी ही, पर बोले कैसे? नहीं नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बैठो। ओह सासू माँ, आप कितनी स्वीट है, मेरी हर बात मानती है। आप इतनी तो कभी मेरी माँ ने भी मेरी बात नहीं सुनी।
मेरी बीवी कितनी लकी है जिसे आप जैसी बुआ मिली। राशि मुस्कुरा देती है। चलिए अब शुरू हो जाइए। राशि हाँ में सर हिला देती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। अभय वही कुर्सी डालकर बैठ जाता है और उन दोनों पर निगरानी रखता है। अभय के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। वो जब से यहाँ आया था उसने एक बात महसूस की, सुहाना और राशि का ऋषभ के साथ बिहेवियर कुछ अजीब है और ऋषभ भी उन दोनों से बहुत दूर दूर रहने की कोशिश करता है। सुहाना और राशि बिना किसी नाटक के जल्दी से खाना बना रही थी। अभय नाम की तलवार लगातार उनके सर पर लटक रही थी, इसलिए वो दोनों कुछ भी गड़बड़ नहीं कर पा रही थी। अभय के खौफ से 20 मिनट के बजाय उन्होंने 15 मिनट में ही खाना बना दिया। खाना बनते ही वो दोनों खाना लेकर बाहर डाइनिंग टेबल पर चली जाती है। अभय भी उनके पीछे पीछे बाहर निकल जाता है। सुहाना और राशि टेबल पर खाना रखती है। दाल बाटी और चूरमा की स्मेल काफी अच्छी आ रही थी। ऋषभ का तो खुशबू सुन ही मन प्रसन्न हो गया था। उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान खिल आई थी। ऋषभ के चेहरे पर मुस्कान देख अभय के होठों पर भी बड़ी सी मुस्कान खिल जाती है। अभय ऋषभ को अपने हाथों से खाना सर्व करता है पर वो खुद के लिए प्लेट नहीं लगाता। ये देख ऋषभ की भौहें सिकुड़ जाती है। आप अपने लिए प्लेट क्यों नहीं लगा रहे? बीवी, आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी प्लेट में खाना खाऊंगा। वो कहते हैं ना, एक प्लेट में खाने से प्यार बढ़ता है। अभय की बात सुन सुहाना ईर्ष्या से ऋषभ को देखती है। हम एक प्लेट में खाएंगे? ऋषभ हैरान होते हुए कहता है। हाँ बीवी, पर क्यों? कहा ना एक प्लेट में खाने से प्यार बढ़ता है। और तुम इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? हम किश कर चुके हैं और जब किश ही कर लिया तो एक दूसरे का झूठा खाने में कैसी शर्म। अभय की बात सुन ऋषभ की आंखें बड़ी हो जाती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। अरे बीवी, इतना क्या शर्मा रहे हो? हस्बैंड हो तुम, मेरी शादी हुई है, हमारी तो किश तो करेंगे ही ना। राइट सासू माँ? अभय राशि की तरफ देखता है जो मुंह खोले उसको ही देख रही थी। राइट सासू माँ? हाँ हाँ बेटा, पति पत्नी में तो ये चलता ही है। ओह सासू माँ, आई लव यू, आप कितनी अंडरस्टैंडिंग है। राशि मुस्कुरा देती है। वही सुहाना अंदर ही अंदर जल बूंद रही थी। अभय और ऋषभ की क्लोजनेस उससे देखी नहीं जा रही थी। अभय की बेशर्मी भरी बातों पर ब्रेक लगाने के लिए ऋषभ कुछ नहीं बोलता और चुपचाप एक प्लेट में खाने के लिए राजी हो जाता है। अभय और ऋषभ एक प्लेट में खा रहे थे। अभय बीच बीच में ऋषभ को अपने हाथों से खिला रहा था। दाल बाटी चूरमा खा ऋषभ काफी संतुष्ट नजर आ रहा था। आज पहली बार इस घर में उसका पेट ठीक से भरा था, वरना आज तक कभी उसे यहाँ पेट भर खाना नहीं दिया गया। आज ऋषभ को इस घर में इज्जत भी दी जा रही थी और इसका सारा क्रेडिट अभय को जाता है। अभय के साथ से ही ये सब पॉसिबल हुआ था। कुछ देर बाद उनका खाना पूरा हो जाता है। खाना बहुत अच्छा बनाती है, आप दोनों एक काम कीजिए, जब तक हम यहाँ हैं आप दोनों ही मिलकर खाना बनाएंगे। ये सुन सुहाना और राशि का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उन्हें लगा था उन्हें सिर्फ आज खाना बनाना है, पर अब ये मुसीबत तो लंबे समय के लिए उनके गले आ पड़ी थी। सासू माँ, आप अपने जमाई के लिए इतना तो कर ही सकती है ना, मैं कौन सा यहाँ हमेशा रहने वाला हूँ। अभय मासूम बनने की एक्टिंग करता है। राशि हाँ में सर हिलाते हुए कहती है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद है तो मैं जरूर बनाऊंगी। राशि नकली मुस्कान होठों पर सजाते हुए कहती है। यू आर सो स्वीट सासू माँ, काश मैं आपके जमाने में पैदा हुआ होता। मैं आपसे शादी कर लेता। ये सुन राशि शर्मा जाती है। वही सुहाना मुंह बना लेती है। उसे पता था अभय बस राशि को मस्का लगा रहा है और उसकी पागल माँ उसकी बातों में भी आ गई। एपिसोड 48 करीना की तारीफ। राशि हाँ में सर हिलाते हुए कहती है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद है तो मैं जरूर बनाऊंगी। राशि नकली मुस्कान होठों पर सजाते हुए कहती है। यू आर सो स्वीट सासू माँ, काश मैं आपके जमाने में पैदा हुआ होता। मैं आपसे शादी कर लेता। ये सुन राशि शर्मा जाती है। वही सुहाना मुंह बना लेती है। उसे पता था अभय बस राशि को मस्का लगा रहा है और उसकी पागल माँ उसकी बातों में भी आ गई।
खाना खाते ही अभय ऋषभ का हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाता है। ऋषभ आज काफी खुश नजर आ रहा था। ऋषभ के चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी जिसे अभय भी महसूस कर लेता है। क्या बात है बीवी, काफी खुश नजर आ रहे हो। खाना काफी अच्छा था आज। तो ये खुशी खाने की है। अभय आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है। हाँ और किसकी होगी। नहीं बीवी, ये खुशी सिर्फ खाने की नहीं है, जरूर कोई और बात है। सच सच बताओ, क्यों इतना खुश हो रहे हो। क्यों आपको मेरी खुशी अच्छी नहीं लग रही। ऋषभ अभय को घूरते हुए कहता है। ये सुन अभय का मुंह बन जाता है। बीवी, टॉक्सिक लव स्टोरीज पढ़ रहे हो क्या आजकल। नहीं तो फिर ये इतनी नेगेटिव बात क्यों कह रहे हो। अरे मेरी बीवी, मैं बस तुम्हारी खुशी की वजह जानना चाहता हूँ। एक अच्छे पति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है अपने पति से जुड़ी हर बात जानने का। अब अच्छी बीवी की तरह बताओ, तुम्हारी इस खुशी का राज क्या है। आज बुआ ने जो दाल बाटी चूरमा बनाया था ना, उसका टेस्ट बिल्कुल माँ के हाथ के दाल बाटी जैसा था। शायद उन्होंने माँ की रेसिपी को फॉलो किया था। इतने साल बाद वही दाल बाटी चूरमा खाया जो मेरी माँ बनाती थी। ये सुन अभय को हैरानी होती है, इतने साल बाद क्यों, तुम्हारी बुआ ने इससे पहले क्या कभी तुम्हारे लिए दाल बाटी चूरमा नहीं बनाया। किचन में तो वो बोल रही थी कि उन्होंने काफी बार तुम्हारे लिए दाल बाटी चूरमा बनाया है। अभय की बात सुन ऋषभ हैरान हो जाता है। वो अभय को राशि की हकीकत नहीं बता सकता था, उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो अभय को क्या जवाब दे। ऋषभ अपने दिमाग दौड़ाता है और झूठ बोलते हुए कहता है। हाँ बनाया है उन्होंने, पर वो हमेशा उनकी खुद की रेसिपी फॉलो नहीं करती थी। माँ की रेसिपी उन्होंने आज पहली बार ही फॉलो की है। तुम्हें अपनी माँ की बहुत याद आती है। सिर्फ माँ की ही नहीं, मुझे पापा की भी बहुत याद आती है। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी हर इच्छा पूरी करते थे, बिना कुछ बोले मेरे दिल की बात समझ जाते थे। माँ पापा के जाने के बाद मेरी जिंदगी एकदम बदल गई। वो जाते जाते अपने साथ मेरी खुशी, मेरा सुख चैन भी ले गए। ऋषभ बहुत इमोशनल हो गया था, पुरानी बातों को याद करते करते उसकी आंखें नम हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह उसके गाल पर लुढ़क जाते हैं। ऋषभ के आंसू देख अभय के दिल में एक दर्द सा उठता है। वो ऋषभ का सच अभी तक नहीं जाना था, फिर भी उसका दिल ऋषभ को देख पिसज गया था। अभय ऋषभ के आंसू पोंछता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। अभय प्यार से ऋषभ के पीठ पर हाथ फिराने लगता है। ऋषभ का रोना और तेज हो गया था। उसने कसकर अभय की शर्ट पकड़ी। ऋषभ का रोना कम ही नहीं हो रहा था। बीवी, शांत हो जाओ, कितना रोओगे। देखो माना यहाँ पानी की कमी है, पर तुम्हारे आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा तुम एक डब्बा भी नहीं भर पाओगे, और एक डब्बे पानी से कुछ नहीं होने वाला है, उससे तो मेरा मुंह भी नहीं धोएगा। ऊपर से इतना रोने के कारण तुम्हारे अंदर पानी की कमी हो जाएगी, फिर तुम्हें 1-2 लीटर पानी पिलाना पड़ेगा। कुल मिलाकर बड़ा लॉस होगा, जितना पानी जुड़ेगा उससे ज्यादा नुकसान करवा लोगे, इसलिए रोना बंद करो। अभय की बात सुन ऋषभ उससे दूर हो जाता है। ये कौन सा तरीका हुआ किसी को कांसोले करने का। ऋषभ मुंह बनाकर कहता है। बीवी, मुझे जैसा आता मैंने वैसा ही किया। मुझे समझ नहीं आता किसी रोते हुए इंसान को कैसे चुप करवाते हैं। जब भी मेरे सामने कोई रोता है तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, समझ नहीं आता ऐसा क्या बोलूं कि सामने वाला चुप हो जाए। बीवी, मैंने तो फिर भी तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बोला। तुम्हें पता है, एक बार कॉलेज टाइम में कुणाल किसी बात को लेकर रो रहा था। मुझे तो कुछ समझ नजर आ रहा था उसे चुप कैसे करवाओ, इसलिए मैं तो शांत रहा, पर विक्रम वो शांत नहीं रहा। पता है कुणाल को चुप करवाने के लिए उसने क्या किया। क्या किया। ऋषभ कुरियस होते हुए कहता है। विक्रम ने कुणाल को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। क्या। ऋषभ चौंकते हुए कहता है। अरे सिर्फ इतना ही नहीं, उसे बंद करने के बाद विक्रम ने उसके कमरे में चूहे छोड़ दिए। ये सुन ऋषभ अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ। फिर क्या, कुणाल का रोना बंद हुआ और उसका चीखना शुरू हो गया। 1 घंटे तक वो चिल्लाता रहा। फिर किसी ने मुझे आकर इन्फॉर्म किया कि विक्रम ने कुणाल को स्टोर रूम में बंद कर दिया। तब मैं दौड़कर वहां गया और कुणाल को बाहर निकाल कर लाया। ये विक्रम जी तो काफी खतरनाक है।
हाँ थोड़ा टेढ़ा है वो, नहीं नहीं बहुत ज्यादा टेढ़ा है। कुणाल जी ने विक्रम पर गुस्सा नहीं किया बाद में। नहीं नहीं कुणाल बेचारा डर गया था, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी विक्रम को कुछ कहने की। एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना, बीवी किसी के सामने भी रो देना, बस विक्रम के सामने मत रोना, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। पागल हूँ क्या मैं जो उनके सामने रोऊंगा? मुझे तो अंधेरे से बहुत डर लगता है। चिंता मत करो, कुछ नहीं करेगा वो तुम्हें, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हें हट नहीं कर सकता। अच्छा अब रात काफी हो गई है, सो जाते हैं, कल 8 बजे मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ऋषभ हाँ में सर हिलाता है। अभय ब्लैंकेट निकाल देता है। अभय बेड पर जाकर लेट जाता है, फिर ऋषभ भी उसके बगल में आकर लेट जाता है। ये देख अभय की भौहें सिकुड़ जाती है। क्या बात है बीवी, तुम चुपचाप मेरे साथ बेड पर सो रहे हो बिना किसी नानुका? इसमें नानुका करने वाली क्या बात है, हम शादीशुदा लोग हैं, एक बेड पर सोना तो नॉर्मल सी बात है। वैसे शादीशुदा लोगों में सुहागरात भी नॉर्मल सी बात है बीवी। अभय शरारती मुस्कान होठों पर सजाते हुए कहता है। अभय की बात सुन ऋषभ का मुंह बन जाता है। आपकी हर बात सुहागरात पर ही आकर क्यों अटकती है, क्या सारे दिन यही आपके दिमाग में चलता रहता है? सच कहूँ तो हाँ, यही चलता रहता है मेरे दिमाग में, और जब तक ये सुहागरात हो नहीं जाती तब तक तो यही सब चलता रहेगा। इंसान के पास जो चीज नहीं होती है ना, वही उसे सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दी से सुहागरात मना, इस काम को निपटा देते हैं, फिर मेरा दिमाग सब कुछ अच्छा अच्छा सोचेगा। हद है आपकी, ऐसी कितनी हवस भरी पड़ी है आपके अंदर जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बीवी ये हवस सिर्फ तुम्हारे लिए है और किसी के लिए नहीं है। अच्छा उस करीना के लिए नहीं है? कौन करीना? अभय चौंकते हुए कहता है। अरे आपकी असिस्टेंट, और कौन? ओह करीना, अरे अच्छा याद दिलाया, करीना काफी खूबसूरत है, ऑफिस के सारे लड़के उस पर मरते हैं और उन लड़कों में एक मैं भी हूँ। करीना लाजवाब है, मतलब क्या कपड़े पहनती है, क्या बाल बनाकर आती है, और परफ्यूम तो बस पूछो ही मत, क्या मस्त खुशबू आती है। अभय के मुंह से करीना की तारीफ सुन ऋषभ जलकर राख हो गया था। अब जले ना तो क्या करे बेचारा, उसका पति उसके मुंह पर किसी और की तारीफ कर रहा था। बंद कीजिए अपना ये करीना पुराण, ऋषभ तेज आवाज में कहता है। ठीक है तो आप उस करीना के साथ ही सुहागरात बना लो। सच में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभय खुशी से उछलते हुए कहता है। अभय को इतना खुश होते देख ऋषभ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? अपने पति के सामने आप किसी पराये औरत के साथ सुहागरात मनाने की बात कर रहे हो। बीवी सुहागरात मनाने की बात तो तुमने की थी ना। मैं तो आपको व्यंग से कह रहा था, लेकिन आपने जिस तरीके से रिएक्ट किया था ना, आपको शर्मानी चाहिए। कौन आदमी अपने पति के सामने ऐसे रिएक्ट करता है? अरे जरा तो लाज शर्म करो। बीवी इसमें शर्म की क्या बात है? मैंने तो बस अपने दिल की फीलिंग शेयर की है। आपसे तो बात करना ही बेकार है। एपिसोड 49 टमाटर 250 रुपए किलो है बीवी। अभय को इतना खुश होते देख ऋषभ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? अपने पति के सामने आप किसी पराये औरत के साथ सुहागरात मनाने की बात कर रहे हो। बीवी सुहागरात मनाने की बात तो तुमने की थी ना। मैं तो आपको व्यंग से कह रहा था, लेकिन आपने जिस तरीके से रिएक्ट किया था ना, आपको शर्मानी चाहिए। कौन आदमी अपने पति के सामने ऐसे रिएक्ट करता है? अरे जरा तो लाज शर्म करो। बीवी इसमें शर्म की क्या बात है? मैंने तो बस अपने दिल की फीलिंग शेयर की है। छोड़ो, आपसे तो कुछ भी कहना बेकार है, जाओ करीना के पास। सिर्फ करीना मत बोलो कातिल, करीना बोला बीवी, सिर्फ करीना बोलना उसकी खूबसूरती की तौहीन होगी। ऋषभ का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था, वो एक गहरी सांस लेता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आप चाहते क्या है मुझसे? बस एक छोटी सी चीज, सुहागरात। नहीं मिलेगी, ऋषभ गुस्से से कहता है, फिर तुरंत ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाता है। अभय का मुंह बन जाता है, कैसी बीवी मिली है मुझे, जरा भी कद्र नहीं है मेरी। मिली नहीं है, आपने जबरदस्ती छीनी है। ऋषभ ब्लैंकेट के अंदर से ही जवाब देता है। ये सुन अभय सकपका जाता है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था।
सुहागरात के अलावा आपको याद ही क्या रहता है, सारे दिन दिमाग में हवस भरी रहेगी तो यही होगा, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ वरना किसी दिन सड़क पर टमाटर खाते मिलोगे। बीवी हैरानी से ऋषभ को देखता है। बीवी, मैं रोड पर टमाटर क्यों खाऊंगा, मेरे पास घर है और ऑफिस भी है और इसके साथ एक कार भी है, और इन सब को साइड में रखा जाए तो मैं टमाटर भी नहीं खाता, मतलब सब्जी में खाता हूँ पर ऐसे कच्चा नहीं खाता, मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऋषभ ब्लैंकेट हटाता है और अभय को घूरता है, उसके चेहरे पर साफ साफ चिढ़न नजर आ रही थी। मैं आपके टमाटर खाने की बात नहीं कर रहा था। मेरा मतलब है आपकी इन उल्टी सीधी हरकतों की वजह से किसी दिन पब्लिक आप पर टमाटर फेंक मारेगी। क्या बीवी कुछ भी बोल रहे हो, पब्लिक मुझ पर टमाटर फेंक कर नहीं मारेगी, वो चाहे तो भी नहीं मार सकते। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आप राजा बनने वाले हो, किसकी ही हिम्मत होगी एक राजा पर टमाटर फेंकने की। अरे नहीं बीवी, ये कारण नहीं है। ऋषभ हैरानी से उसे देखता है। तो फिर क्या कारण है? अरे बेबी, टमाटर का भाव कितना हाई है, 250 रुपए किलो है टमाटर, कौन ही मुझ पर मारकर अपना इतना नुकसान करवाएगा। अभय मुस्कुराते हुए कहता है। ऋषभ कुछ नहीं बोलता। क्या हुआ बीवी, कुछ बोलना नहीं है या फिर मेरी बातों का जवाब देने के लिए तुम्हारे पास कोई पंच लाइन ही नहीं है? अभय आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है। मेरे पास आपके साथ बहस करने का समय नहीं है। ये बोल ऋषभ वापस सो जाता है। सही है बीवी, जब कोई अच्छा जवाब नहीं मिला तो ड्रामा कर रहे हो। अभय मुंह बनाकर कहता है। सो जाइए, सुबह आपकी मीटिंग है। हाँ हाँ सो रहा हूँ, अभय मुंह बनाकर कहता है। कुछ देर में अभय भी सो जाता है। ऋषभ बिस्तर के अंदर हंस रहा था। कुछ ही टाइम में वो अभय के साथ काफी कंफर्टेबल हो गया था, इसका पूरा क्रेडिट अभय को जाता है, उसने ही ऋषभ का ट्रस्ट जीता है। कुछ देर में रूठे पति पत्नी सो जाते हैं। तारांकन, रात के 10 बज रहे थे। विजय, सुहाना के पापा और ऋषभ के फूफा की गाड़ी एक सुनसान रोड पर तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। वो अकेला था, उसका ड्राइवर भी उसके साथ नहीं था। विजय का चेहरा गंभीर था। तभी उसका फोन बजता है, कॉलर आईडी पर शमशेर नाम फ्लैश हो रहा था। विजय एक नजर फोन पर डालता है, फिर कॉल पिक कर लेता है। बॉस, कब तक पहुंच रहे हो? सामने से शमशेर की सख्त आवाज आती है। 10 मिनट बाद पहुंच जाऊंगा, तुम सब कुछ ठीक से संभाल लेना। जी बॉस, बोल शमशेर फोन कट कर देता है। कुछ देर बाद विजय की गाड़ी मेन रोड से उतर एक छोटे कच्चे रोड पर चलने लगती है। 10 मिनट बाद उसकी कार एक सुनसान सी बिल्डिंग के बाहर आकर रुकती है। बिल्डिंग की हालत बहुत खराब थी। विजय कोने में कार पार्क करता है, फिर कार से बाहर उतरता है और आसपास अपनी नजरें घुमाने लगता है। जब वो कंफर्म हो जाता है कि आसपास कोई नहीं है तो वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। बिल्डिंग के अंदर 20 के करीब गार्ड खड़े थे, उन सब के हाथ में गन थी। विजय को देख सब सर झुकाते हैं। विजय हल्के से हाथ उठा देता है, फिर अंदर की ओर बढ़ जाता है। कुछ कदम चलने के बाद उसे लिफ्ट नजर आती है। विजय लिफ्ट में बैठ जाता है। वो लिफ्ट वहां से नीचे बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट में मध्यम रोशनी थी। वहां एक बड़ा सा हॉल था और हॉल में 2-3 दरवाजे थे, जिनमें सेंटर वाले दरवाजे के बाहर 4 गार्ड खड़े थे। तभी लेफ्ट दरवाजे में से शमशेर बाहर आता है। शमशेर और विजय एक साथ सेंटर वाले रूम में भर जाते हैं। रूम में एकदम अंधेरा था। शमशेर लाइट ऑन करता है। लाइट ऑन होते ही विजय की नजर सामने जाती है, जहां एक औरत और आदमी फर्श पर बैठे थे। उनके हाथ पैर लोहे की चेन से बंधे हुए थे, उनकी हालत काफी बुरी नजर आ रही थी। विजय शमशेर की तरफ देखता है। तैयार हुए दोनों? शमशेर नामे सर हिलाता है। ये देख विजय की गुस्से से मुठिया कस जाती है। वो गुस्से से उन दोनों की तरफ भर है। विजय को देख वो दोनों उसकी ओर गुस्से भरी नजरों से देखते हैं। तुम्हारे ऐसे गुस्से से घूरने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, विजय ठंडी हंसी के साथ कहता है। एक दिन तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी, किसी ना किसी दिन तो तुम्हारे पाप का घड़ा भरेगा ही। आदमी गुस्से से कहता है। अच्छा, तुम्हारा पापा घड़ा भर गया था इसलिए तुम अब यहाँ हो? विजय उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है।
इस दुनिया में कुछ अच्छा नहीं होता है, यहाँ पर बुरे लोग ही टिकते हैं। तुम्हारे जैसे समाजसेवी लोगों का क्या हाल होता है वह तो तुमने देख ही लिया है। तुम दोनों ने तो हमेशा अच्छे कर्म किए थे, फिर तुम्हारी ये हालत कैसे? देखो, तुम दोनों चुपचाप मेरी बात मान लो। कब तक इस कैद में रहोगे? एक बार मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। अगर हमने तुम्हारी बात मान ली तो तुम हमें यहाँ से नहीं, इस दुनिया से आजाद कर दोगे। ओह, काफी समझदार हो तुम दोनों। सही कहा तुमने, पर इस कैद में रहने से तो अच्छा मर ही जाना है। हमें ना ही इस कैद से डर लगता है और ना ही मौत से। हम कभी तुम्हें तुम्हारी यादों में कामयाब नहीं होने देंगे। तुम जो करना चाहो कर लो, आदमी आक्रोश से कहता है। आदमी की बात सुन विजय को गुस्सा आ जाता है। मैं भी देखता हूँ कब तक तुम्हारी यह हिम्मत जवाब नहीं देती। एक ना एक दिन तो तुम दोनों कमजोर पड़ोगे ही। 2 दिन तक इन दोनों को खाना मत देना, विजय शमशेर की तरफ देखकर कहता है। जी बॉस, शमशेर हाँ में सर हिलाते हुए कहता है। विजय एक नजरों दोनों पर डालते हैं, फिर तेजी से बाहर निकल जाता है। शमशेर भी एक नजर उन दोनों को देखता है, फिर वह भी विजय के पीछे बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही विजय शमशेर की तरफ देखता है। कुछ भी करो पर इन्हें तैयार करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। पहले ही मेरा इतना समय बर्बाद हो चुका है, बस अब मुझे ये काम जल्दी से जल्दी पूरा करना है। ये बोल विजय बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। विजय एक बार दोबारा चारों ओर नजर घुमाता है, फिर अपनी कार में बैठ वहां से निकल जाता है। उसकी कार के निकलने के 5 मिनट बाद एक और कार वहां से निकल जाती है। वो कार विजय की कार के पीछे ही थी। वो बड़ी केयरफुल्ली विजय की कार का पीछे कर रही थी ताकि विजय को उस पर कोई शक ना हो। तारांकन। वही दूसरी ओर कुणाल और अधिक अभी तक मीटिंग रूम में फंसे हुए थे। कुणाल को नींद आने लगी थी। वो बार बार पलकें झपका रहा था। ये बात अधिक ने भी नोटिस कर ली थी। नोटिस तो करेगा ही, उसकी नजर एक पल के लिए भी उस पर से नहीं हटी थी। अधिक मीटिंग टेबल पर से सारा सामान हटाता है और उसे एकदम खाली कर देता है। कुणाल डार्लिंग, तुम्हें नींद आ रही है ना, तो तुम यहाँ सो जाओ। ये सुन कुणाल की भौहें तन जाती है। मैं यहाँ सो? हाँ, मैंने सारा सामान हटा दिया है, तुम यहाँ सो सकते हो। अधिक मुस्कुराते हुए कहता है। इस पत्थर पर अधिक मैं आदिवासी जमाने का आदमी नहीं हूँ। अगर मैं इस पर सोया ना तो मेरे कमर के सारे पेच हिल जाएंगे। एपिसोड 50 डार्लिंग पेंट उतारा है बस। ये बात अधिक ने भी नोटिस कर ली थी। नोटिस तो करेगा ही, उसकी नजर एक पल के लिए भी उस पर से नहीं हटी थी। अधिक मीटिंग टेबल पर से सारा सामान हटाता है और उसे एकदम खाली कर देता है। कुणाल डार्लिंग, तुम्हें नींद आ रही है ना, तो तुम यहाँ सो जाओ। ये सुन कुणाल की भौहें तन जाती है। मैं यहाँ सो? हाँ, मैंने सारा सामान हटा दिया है, तुम यहाँ सो सकते हो। अधिक मुस्कुराते हुए कहता है। इस पत्थर पर अधिक मैं आदिवासी जमाने का आदमी नहीं हूँ। अगर मैं इस पर सोया ना तो मेरे कमर के सारे पेच हिल जाएंगे। मैं नहीं सो सकता इस पर। ओह हाँ, तुम्हारी कमर है भी नाजुक सी। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? कुणाल उसे घूरते हुए कहता है। तुम्हारी कमर नाजुक है, इनफैक्ट तुम पूरे के पूरे नाजुक हो। और इस नाजुक आदमी को जब गुस्सा आता है ना, तब उसके हाथ स्टेबल जैसे सख्त हो जाते हैं। सो सोच समझ कर बोलो। कुणाल अधिक की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है। वैसे एक तरीका और है। क्या? कुणाल तुरंत बोलता है। तुम मेरे ऊपर सो जाओ, फिर तुम्हें इस सख्त शीशे पर नहीं सोना पड़ेगा। अधिक की बात सुन कुणाल का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो जाता है। चुप करो तुम, सारा दिन बकवास चलती है तुम्हारे दिमाग में। मुझे नींद आ रही है और मैं सो भी नहीं सकता। कितनी बुरी किस्मत है मेरी। कुणाल अपनी किस्मत को कोसते हुए वापस चेयर पर बैठ जाता है। कुणाल की ये उदासी उसके आशिक अधिक से नहीं देखी जाती। अधिक अपने दिमाग पर जोर डालता है, तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। आइडिया। आइडिया वर्ड सुन कुणाल तुरंत उसकी ओर देखता है। कैसा आइडिया? इस प्रॉब्लम का एक सलूशन है मेरे पास। अधिक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है। अधिक की बात सुन कुणाल के चेहरे पर चमक आ जाती है। वो खुश होते हुए कहता है। कैसा आइडिया, जल्दी बताओ। बताने का नहीं है, तुम बस देखो। अधिक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है। अधिक अपना कोट निकालता है और साइड में रखता है।
फिर वो अपनी टाई भी निकाल कर फेंक देता है। टाई निकालने के बाद अधिक अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। ये देख कुणाल की आंखें बड़ी हो जाती है। ये क्या कर रहे हो तुम? कपड़े उतार रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या? अधिक आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है। वो मुझे दिख रहा है, पर तुम कपड़े निकाल क्यों रहे हो? देखो, मैं दिखता कमजोर हूँ पर मैं हूँ नहीं, मुझे लड़ना आता है। मैं फुली ट्रेंड फाइटर हूँ। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार मार भूत बना दूंगा। हो गया तुम्हारा? हाँ नहीं मतलब नहीं। कोट वापस पहनो। शरीफ घर के लड़के ऐसे सरेआम कपड़े नहीं उतारते, उन्हें शोभा नहीं देता। सरेआम? यहाँ तो सिर्फ हम दोनों ही हैं ना? अधिक आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है। हाँ तो सरेआम में भी आता हूँ। तुम्हें मेरे सामने ऐसे कपड़े नहीं उतारने चाहिए। अगर मैंने तुम्हारी बिना कपड़ों की तस्वीर खींच सोशल मीडिया पर डाल दी तो तुम तो बदनाम ही हो जाओगे, इसलिए रिस्क मत लो, जल्दी से कपड़े पहन लो। तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरी बिना कपड़ों की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दो? कुणाल डार्लिंग, बिना कपड़ों के क्या? तुम तो पूरे कपड़ों के साथ भी मेरी तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते। अच्छा, क्यों नहीं डाल सकता? मैं बिल्कुल डाल सकता हूँ, अभी तुम्हें डाल कर दिखाता हूँ। ये कह कुणाल अपना फोन निकालता है और उसमें खुद की और अधिक की सेल्फी खींचता है और उसे तुरंत अपने इंस्टा पर डाल देता है। देखो, मैंने डाल दी। अधिक ताली बजाता है। ओह वाओ, तुमने तो कर दिखाया। कमाल हो तुम। अधिक के मुंह से अपनी तारीफ सुन कुणाल पंछी बन आसमान में उड़ रहा था। वही उसको इतना खुश होते देख अधिक को बहुत हंसी आ रही थी। पागल लड़का, जरा सा इसे चढ़ा दो, तुरंत काम कर देता है। इस बेवकूफ ने खुद हम दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी। कुणाल डार्लिंग, तुम बिल्कुल उस बच्चे की तरह हो जिसे जो काम करने के लिए मना किया जाए वो वही करता है। अधिक फिर से अपनी शर्ट के बटन खोलने लग जाता है। तुम फिर से शुरू हो गए। मैंने कहा ना, शरीफ घर के लड़के ऐसे किसी के भी सामने कपड़े नहीं उतारते। कुणाल डार्लिंग, तुम कोई पराये थोड़ी ना हो, तुम तो मेरे अपने ही हो, तुम्हारे सामने कैसी शर्म? अधिक मुस्कुराते हुए कहता है। अरे अफ्रीकन बेल के बड़े भाई, मुझे पता है तुम्हें शर्म नहीं आती है। ये शर्म नाम का फीचर तो भगवान ने तुम में इंस्टॉल ही नहीं किया है। पर मुझे में किया है, मुझे शर्म आती है। तुम मेरे सामने ऐसे कपड़े मत उतारो प्लीज। ये सुन अधिक के होठों पर तिरछी मुस्कान खिल जाती है। ओह, तो सीधे सीधे बोलो कुणाल डार्लिंग, मुझे ऐसे देखा तुम अपना कंट्रोल खो सकते हो, इसलिए तुम मुझे रोक रहे हो। तुम्हें डर है कहीं तुम्हारी शरीफ इमेज खराब ना हो जाए? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा खुद पर बहुत अच्छा कंट्रोल है। मैं ऐसे ही कभी अपना कंट्रोल नहीं होता। तो फिर तुम्हें किस बात की टेंशन है? मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर तुम ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत है। क्या गलत है? ये मेरी बॉडी है, मैं इसके साथ जो करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, और तुम इतना क्या रिएक्ट कर रहे हो? पुराने जमाने में तो लोग ऐसे ही रहते थे। पुराने जमाने में तो लोग पत्थर से आग लगाते थे, तो क्या अब भी तुम यही करोगे? माचिस है तो फिर इसकी क्या जरूरत है? हाँ तो अभी कपड़े हैं तो अब नंगा रहने की क्या जरूरत है? कुणाल डार्लिंग, तुम कुछ भी कर लो, पर तुम आज मुझे रोक नहीं सकते। ये बोल अधिक अपनी शर्ट निकाल देता है। कुणाल कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें खोल लो कुणाल डार्लिंग, तुम्हारी बंद आंखों का बहुत गलत फायदा उठा सकता हूँ मैं। अधिक गंभीर आवाज में कहता है। अधिक की धमकी सुन कुणाल तुरंत अपनी आंखें खोलता है, लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है सामने का नजारा देख उसकी चीख निकल जाती है। वो इतने जोर से चिल्लाया था कि अधिक को अपने कान पर हाथ रखना पड़ गया। अधिक ने अपनी पेंट भी निकाल दी थी, वो इस वक्त बस अपने अंडरगारमेंट में था। कुणाल डार्लिंग, क्या कर रहे हो तुम? तो ऐसे चिल्लाए जैसे मैंने कुछ नहीं पहन रखा हो। अरे यार, अंडरवियर पहन रखी है, ऐसे तब चिल्लाना जब मैं ये भी निकाल दूं। इतना बोल अधिक अपने सारे कपड़े उठाता है और उन्हें टेबल पर बिछा देता है। अब सो जाओ पहले से तो ठीक है ये। कुणाल हैरानी से अधिक को देखता है। तो तुमने इसलिए कपड़े उतारे थे? और क्या तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ वो सब? छी छी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। तुमने सोच भी कैसे लिए मैं यहाँ वो सब करूँगा? अरे वो सब तो महल के गद्देदार बेड पर करना है। सो जाओ अब। कुणाल अधिक को घूरता है, फिर बोलता है, तुम्हारे पास रुमाल है? हाँ है।
दो तो अधिक अपने जेब से रुमाल निकालता है और कुणाल को दे देता है। कुणाल फिर अपना रुमाल भी पॉकेट से निकालता है, साथ में वो कुणाल की और खुद की टाई भी निकाल लेता है। चारों चीजों को मिला कुणाल एक छोटा सा तकिया तैयार करता है, फिर उसे टेबल पर रख अधिक के बनाए हुए छोटे से बिस्तर पर सो जाता है। पहले से तो ठीक ही था वो। कुणाल डार्लिंग, अगर तुम अपने कपड़े उतार देते तो मैं भी वहां सो सकता था। सॉरी, पर मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे शर्म आती है। ठीक है, बोल। अधिक भी उसके बगल में सो जाता है। उसे ऐसे सोता देख कुणाल को अच्छा तो नहीं लगता, पर वो अधिक की तरह अपने कपड़े नहीं उतार सकता था। कुछ देर बाद कुणाल उठता है और अपना कोट निकाल अधिक को दे देता है। ज्यादा से ज्यादा मैं यही निकाल सकता हूँ। अधिक तुरंत उसका कोट ले लेता। बस यही काफी है मेरे लिए, अधिक मुस्कुराते हुए कहता है। अधिक कोट को नीचे बिछाता है, फिर उस पर सो जाता है। कुणाल को नींद तेज आ रही थी, इसलिए कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला जाता है। वही अधिक की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। उसका प्यार, उसका क्रश उसके साथ था। ऐसे कैसे उसे नींद आ सकती थी? अगर वो सो गया तो उसके प्यार को ताड़ेगा कैसे? अधिक कोहनी पर अपना सर रखता है और एकटक कुणाल को देखने लगता है। सोते हुए कितने क्यूट लगते हो तुम कुणाल डार्लिंग, वैसे जागते हुए भी तुम क्यूट ही लगते हो, पर तुम गुस्सा बहुत करते हो। इतना गुस्सा नहीं करते हैं, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अधिक खुद से ही सवाल कर रहा था, फिर खुद ही उनका जवाब दे रहा था। कुणाल जब गहरी नींद में चला जाता है तो अधिक उसका सर अपने सीने पर रख लेता है और उसके हाथ को अपने पेट पर, फिर उसे कसकर पकड़ सो जाता है। कुछ ही देर में वो भी गहरी नींद में चला जाता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।